हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट, जिसे हम जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं, उस चैप्टर का हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, आपके मैट्रिक के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन प्रश्नों को स्टडी करने से आपके आने वाले एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छे होंगे और आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों, हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि विगत कई वर्षों में आए हुए हैं। तो बच्चों, चलते हैं हम लोग अपने बोर्ड पे और वहाँ आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं और इन सभी प्रश्नों को आप गौर से देखिए, गौर से सुनिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको मैट्रिक में साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हल करना है। तो अधिक से अधिक क्वेश्चंस को आप स्टडी करेंगे, अधिक से अधिक क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपका क्वेश्चंस भी अधिक से अधिक सॉल्व होगा। कई तरह के क्वेश्चंस हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए, आज का क्लास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए है, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विषमपोषी जीव अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आश्रित रहते हैं। तो बच्चों, इस क्वेश्चंस में विषमपोषी जीव अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आश्रित रहते हैं। तो बच्चों, विषमपोषी जीव तो हम लोग हैं। हम सारे जीव जंतु क्या हैं? विषमपोषी हैं, क्योंकि हम सभी भोजन बनाने की क्षमता नहीं रखते हैं, यानी अपने शरीर के अंदर भोजन बनाने की क्षमता नहीं रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जीव किसी न किसी पर आश्रित होंगे। तो चाहे वो परोक्ष रूप से हो, चाहे अपरोक्ष रूप से हो, यानी हम कहें तो चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, तो हम लोग किस पर आश्रित हैं? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कौकों पर, दूसरा यानी बी में शैवालों पर, सी हरे स्वपोषी पौधों पर, डी मिट्टी पर। तो बच्चों, ये 4 ऑप्शंस हैं। इन चारों ऑप्शंस में न तो हम केवल कवक पर आश्रित हैं, ना तो हम केवल शैवाल पर आश्रित हैं, ना ही हम मिट्टी पर आश्रित हैं। हम सभी किस पर आश्रित हैं? तो हम सभी हरे स्वपोषी पौधों पर आश्रित हैं। बच्चों, हरे स्वपोषी पौधे हमारे लिए क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। वो अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेंगे तो उन्हें भोजन नहीं मिलेगा, और उन्हें जब भोजन नहीं मिलेगा तो उनकी वृद्धि और विकास नहीं होगा और उसमें फल और पुष्प नहीं आएंगे। तो फिर पौधे क्या हो जाएंगे? मृत हो जाएंगे। तो इसलिए हम सभी जीव जो हैं, जितने भी जंतु हैं, सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी हरे पौधों पर आश्रित हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। रंध्रों का खुलना एवं बंद होना निर्भर है। किस पर निर्भर है? रंध्रों का खुलना। रंध्र का मतलब स्टोमाटा। तो मैंने आपके पौधों में पोषण जो चैप्टर है, आपका जो पहला चैप्टर है पोषण, उस चैप्टर में बच्चों जैव प्रक्रम का जो पहला प्रक्रिया है उसे हम पोषण कहते हैं। और पौधों में पोषण के अंतर्गत मैंने स्टोमाटा के बारे में बतलाया था कि स्टोमाटा पत्तियों में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के सूक्ष्म छिद्र हैं और उन्हीं छिद्र को हम लोग रंध्र के नाम से भी जानते हैं। तो ये रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर आश्रित है? तो इस क्वेश्चंस में भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बहुवैकल्पिक क्वेश्चन है ये। तो पहला ऑप्शन है सूर्य के प्रकाश पर। तो बच्चों, रंध्रों का खुलना और बंद होना क्या सूर्य के प्रकाश पर निर्भर है? दूसरा है बी ऑप्शन, प्रकाश संश्लेषण पर।
सी CO2 के सांद्रण पर और डी वायु के वेग पर। तो बच्चों रंध्रों का खुलना एवं बंद होना, ये जो प्रक्रिया है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर होता है। इसका सही उत्तर है बी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जैसी होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जितनी होगी उसके हिसाब से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, और जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा तो उस ग्लूकोज के फॉर्मेशन के कारण स्टोमाटा का जो गार्ड सेल है वो क्या होगा, टर्जिड होगा, और उससे रंध्र जो है खुल जाते हैं। तो क्वेश्चन 3 पे आए हम लोग। किसी मरुस्थलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले मध्यस्थ उत्पाद हैं, इनमें से कौन कौन से मध्यस्थ उत्पाद हैं भाई? तो पहला जो ऑप्शन है वो है ए में साइट्रिक अम्ल, बी मैलिक अम्ल, सी स्टार्च और डी है ग्लूकोज। तो बच्चों मरुस्थलीय पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण का मध्यस्थ भाग है, वैसा प्रोडक्ट, वैसा उत्पाद जो मध्य अवस्था में बनता है, तो इसमें जो सही आंसर है वो है मैलिक अम्ल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैलिक अम्ल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में सूर्य की विकिरण ऊर्जा को ग्रहण करके उसे बदला जाता है। तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में जो सूर्य की ऊर्जा हमें मिलती है विकिरण ऊर्जा के रूप में, उसे किस रूप में बदला जाता है? तो पहला ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा में, दूसरा ऑप्शन है गतिज ऊर्जा में, तीसरा ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा में, चौथा ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा में। तो बच्चों मैंने आपको बतलाया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो विकिरण ऊर्जा या सौर ऊर्जा पत्तियों को प्राप्त होती है, तो पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित क्या करता है, उस विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करता है, और फाइनली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान वह ग्लूकोज के फॉर्मेशन में, ग्लूकोज के निर्माण में मदद करता है। तो सौर ऊर्जा यानी विकिरण ऊर्जा को ग्रहण करके उसे रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सौर ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान लाइट एनर्जी या सनलाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी किस रूप में परिवर्तित होती है। तो हमेशा याद रखना बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान विकिरण ऊर्जा या सौर ऊर्जा वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदलती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो बच्चों चलिए 5वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 5वां प्रश्न में कह रहा है कि त्रिकोष्ठीय हृदय पाए जाते हैं। किस किस में पाए जाते हैं? तो ए ऑप्शन है मनुष्य में, बी ऑप्शन है मेढक में, सी ऑप्शन है सरीसृपों में, और डी ऑप्शन है बी और सी दोनों में। तो बच्चों इस प्रश्न में ये कह रहा है कि हृदय त्रिकोष्ठीय होते हैं, यानी हम सभी जानते हैं कि मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठकों से मिलकर बना होता है। मैंने परिवहन की प्रक्रिया में मैंने आपको हृदय के बारे में बतलाया था, वहाँ हृदय की रचना के बारे में आपको अलग से समझाया था। तो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो बच्चों त्रिकोष्ठीय हृदय वह हृदय है जो 3 चेंबर से बना है। तो मनुष्य में तो 4 चेंबर है, मनुष्य में तो 4 चेंबर है, लेकिन मेढक जो है वो 3 चेंबर से मिलकर बना होता है। मेढक का जो हृदय है वो 3 चेंबर से मिलकर बना होता है। और साथ साथ सरीसृपों में भी, यानी जितने भी रेप्टाइल्स क्लास के प्राणी हैं, रेप्टिलिया वर्ग के प्राणी हैं, जो सांप, गिरगिट आप देखते हो, छिपकली देखते हो, ये सारे प्राणियों में हृदय जो है
त्रिकोष्ठकीय होता है। त्रिकोष्ठकीय या त्रिकोष्ठीय हृदय पाए जाते हैं, यानी मेढक और सरीसृप में हृदय 3 चेंबर का बना होता है। तो सही उत्तर इस प्रश्न में बी और सी हो जाएगा, यानी मेढक भी सही है, सरीसृप भी सही है। तो हमारा जो उचित ऑप्शन है, जो सही ऑप्शन है, वो डी होगा, यानी बी और सी दोनों सही है। तो यहाँ इस प्रश्न में डी ऑप्शन सही होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या है। तो मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो बच्चों, मछली का जो हृदय है वो 2 चेंबर से मिलकर बना होता है। तो 2 चेंबर क्या होंगे? आलिंद और निलय होंगे। तो 2 चेंबर का बना होता है, तो इसमें तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 2, बी में क्या है 3, सी में 4 और डी में केवल 1। तो मछली का जो हृदय है वो 2 चेंबर से मिलकर बना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है वाष्पोत्सर्जन द्वारा, बी है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, सी है श्वसन द्वारा और डी है पतझड़ द्वारा। तो बच्चों, पौधों के शरीर में जो अतिरिक्त जल है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा खत्म होता है, यानी जो पौधों में अतिरिक्त जल है वो वाष्पीकरण के द्वारा। तो जीव विज्ञान में हम लोग वाष्पीकरण को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, क्योंकि पत्तियों में जो उपस्थित जल है, पत्तियों में जो एक्स्ट्रा वाटर है, अतिरिक्त जल है, वो सूर्य के प्रकाश में क्या होता है? वाष्पीकृत होता है। तो वाष्पीकरण ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधों में पाए जाने वाले अतिरिक्त जल जो है वो वाष्पीकृत हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। तो इस क्वेश्चंस को आप देखिए, इस क्वेश्चंस को आप समझिए। चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है कि फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो किस कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, किस रूप में होता है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जो ऑप्शन है ए में ग्लूकोज के रूप में, बी ऑप्शन है फ्रुक्टोज के रूप में, सी ऑप्शन है लैक्टोज के रूप में और डी ऑप्शन है सुक्रोज के रूप में। तो बच्चों, जो फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है उसका सही ऑप्शन है वो है डी, यानी सुक्रोज के रूप में भोजन का परिवहन होता है, कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। ना कि ग्लूकोज के रूप में होता है, ना ही फ्रुक्टोज के रूप में होता है और ना ही लैक्टोज के रूप में होता है। तो इस ऑप्शन को आप याद रखोगे। ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा क्वेश्चंस पूछता है। तो फ्लोएम ऊतक द्वारा किस कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है? तो इसका आंसर सुक्रोज होगा। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस आया है तो मैं इसको टिक लगा दे रहा हूँ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हैं, तो आपको इसे गौर से देखना होगा, गौर से पढ़ना होगा और प्रैक्टिस करना होगा। तो ये क्वेश्चन है बच्चों 9 में कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, किस लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन ए है जल के वहन के लिए, ऑप्शन बी है भोजन के वहन के लिए, ऑप्शन सी है एमिनो अम्ल के वहन के लिए और ऑप्शन डी
ऑक्सीजन के वहन के लिए। तो बच्चों ये मैं कई बार आपको बतला चुका हूँ कि जाइलम हमेशा जल के ढोने के लिए उत्तरदायी है, जाइलम जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। तो जाइलम जो है ना तो भोजन के वहन के लिए है, ना तो ऑक्सीजन के वहन के लिए है, और ना ही एमिनो अम्ल के वहन के लिए है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ए है, जल के वहन के लिए। तो जाइलम जल के परिवहन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं बच्चों, स्वपोषण के लिए आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में दिया गया है CO2 और जल, बी में दिया गया है क्लोरोफिल, सी में दिया है सूर्य का प्रकाश, और डी में दिया गया है इनमें से सभी। तो बच्चों स्वपोषण के लिए जो आवश्यक सामग्री है, मैंने कई बार बतलाया भी है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कुछ आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होती है। वो कौन सी सामग्री है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। CO2 और जल भी चाहिए स्वपोषण के लिए, क्योंकि स्वपोषण हरे पौधे करते हैं, और स्वपोषण की क्रिया करने वाले सजीव को हम लोग स्वपोषी कहते हैं। तो स्वपोषण के लिए CO2 और जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, यानी पत्तियां हरे रंग की होंगी तभी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। सी सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। तो इसमें बच्चों सही आंसर है इनमें से सभी, यानी इनमें से सभी कारक, इनमें से सभी सामग्री नहीं होगी तो स्वपोषण की क्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ये भी इम्पोर्टेंट है, मैंने स्टार भी बना दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जल से, दूसरा ऑप्शन है CO2 से यानी कार्बन डाइऑक्साइड से, तीसरा ऑप्शन है ग्लूकोज से, और चौथा ऑप्शन है पर्णहरित से। तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है वो जल के विखंडन से निकलता है, जल के टूटने से निकलता है। तो जब तक फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा, जब तक जल का विखंडन नहीं होगा, ऑक्सीजन तो बाहर निकलेगा नहीं। इसका मतलब कि इसमें सही ऑप्शन क्या है? जल से, यानी पहला ऑप्शन सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जल के टूटने से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 12, मैग्नीशियम पाया जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है। पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल में, दूसरा ऑप्शन है लाल रक्त कण में या लाल रक्त कोशिका में, जिसे हम लोग RBC भी कहते हैं, सी वर्णी लवक में, या डी श्वेत रक्त कण में। श्वेत रक्त कण को हम लोग WBC कहते हैं। और वर्णी लवक का मतलब होता है वह लवक जिसमें रंजक पाए जाते हैं, जिसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो वर्णी लवक का मतलब क्या है? कलर्ड प्लास्टिड, है ना। तो बच्चों मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। सही आंसर आपका क्या है? क्लोरोफिल, है ना। WBC में क्लोरोफिल मैग्नीशियम होता नहीं है। WBC में कोई पिगमेंट ही नहीं होता है, कोई वर्णक नहीं होता है। वर्णी लवक में जो है इनमें मैग्नीशियम होता नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है? क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप देख लेना। ये भी 13 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
ग्लूकोज के एक अणु के संपूर्ण ऑक्सीकरण से बनने वाले एटीपी अणुओं की संख्या है, क्या है? पहला जो ऑप्शन है वो 30 है, 30। बी में ऑप्शन दिया गया है 32, 32। सी में दिया गया है 36 यानी 36 और डी में दिया गया है 38 यानी 38। तो बच्चों, जब ग्लूकोज के एक अणु का संपूर्ण ऑक्सीकरण होगा, ग्लूकोज एक अणु ग्लूकोज अगर टूटेगा तो टूटकर कितना एटीपी देगा? तो इसका सही आंसर है बच्चों 38 एटीपी। देखो, एक अणु ग्लूकोज अगर विखंडित होता है, टूटता है श्वसन की क्रिया में, तो 38 एटीपी बनता है और 38 एटीपी बनने के दौरान श्वसन की क्रिया में 2 एटीपी पहले ही खर्च हो जाता है। तो जो नेट एटीपी हमें मिलता है इस श्वसन की प्रक्रिया में वो 36 होता है, लेकिन ओवरऑल जो बनता है पूरा का पूरा ग्रॉस वो कितना बनता है? 38 यानी 38 एटीपी का निर्माण होता है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चंस देखते हैं। इस क्वेश्चंस को भी आप देख लें, इसमें से कई क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बच्चों, जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। कौन कौन सी रचना सहायक है? ए ऑप्शन है श्वेत रक्त कण, बी ऑप्शन है रक्त पट्टिकाणु, सी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, रक्त का जो थक्का जमता है वो हमारे रक्त में उपस्थित रक्त पट्टिकाणु के कारण होता है। जैसा कि मैंने परिवहन प्रक्रम में मैंने बतलाया भी है वीडियो के माध्यम से कि हमारे शरीर के अंदर रक्त में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। उन कोशिकाओं में रक्त पट्टिकाणु एक विशेष प्रकार की कोशिका है जो रक्त को थक्का जमाने वाले प्रोटीन्स, रक्त को थक्का जमाने वाले कारक को स्रावित करती हैं और रक्त पट्टिकाणु की उपस्थिति से ही हमारे शरीर के बाहर किसी दुर्घटना के कारण जो शरीर से रक्त बाहर निकलता है वो जमता है, या तो शरीर की त्वचा किसी तरह से कट जाए, छिल जाए तो खून बाहर आता है और वायु की उपस्थिति में रक्त पट्टिकाणु उस रक्त स्राव को बंद कर देती है या रक्त के थक्के को जमा देती है। तो बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, रक्त पट्टिकाणु। क्वेश्चन नंबर 15 जीवित कोशिकाओं से बने पादप ऊतक हैं। तो बच्चों, मैंने पादप ऊतक के बारे में बतलाया है क्लास 9th के ये क्लास 9th में पढ़ना था आपको पादप ऊतक। तो पादप ऊतक कई प्रकार के होते हैं बच्चों। तो ये स्पेशली बात कर रहा है जीवित कोशिकाओं से बने पादप ऊतक हैं। ऑप्शन क्या है? जाइलम, बी में फ्लोएम, सी में दृढ़ ऊतक और डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इस क्वेश्चन के हिसाब से जो जीवित कोशिकाओं से बना पादप ऊतक है वो कौन सा ऊतक है? तो वो फ्लोएम है, क्योंकि फ्लोएम जो है वो भोजन का परिवहन करता है और भोजन के परिवहन करने में ये जो रचना है वो 4 प्रकार के भागों से मिलकर बनी होती है, जिसमें से 3 भाग जीवित होते हैं और 1 भाग मृत। जबकि जाइलम जो है ये जल का परिवहन करता है और इसमें 1 भाग जीवित और 3 भाग मृत होते हैं। इसलिए जीवित कोशिकाओं से बने पादप ऊतक कौन है इनमें से, चारों में से? तो बी आंसर सही है। मैंने पादप ऊतक का अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है बच्चों। अगर आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न है तो आप पादप ऊतक की स्टडी कर सकते हैं। ऊतक नाम का प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि आप क्लास 10 में हैं तो आप ऊतक को भूल जाएंगे। अगर भूल गए होंगे तो आप ऊतक का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है,
वे पौधे जो सड़ी गली चीज़ों से भोजन प्राप्त करते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? वैसे पौधे जो सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है परजीवी, दूसरा है मृतजीवी, तीसरा है स्वपोषी और चौथा है परपोषी। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो सटीक आंसर है वो आंसर क्या है? मृतजीवी है, क्योंकि मृतजीवी वह जीव हैं जो सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसे हम मृतजीवी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो बच्चों लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है माल्टेज, बी है इरेप्सिन, सी है एमाइलेज और डी है लाइपेज। तो बच्चों इसमें सही उत्तर जो है वो है एमाइलेज। तो लार में एमाइलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, स्टार्च को पचाने का काम करता है। और लाइपेज जहाँ भी होगा बच्चों ये वसा का पाचन करता है। माल्टेज नहीं होगा इसमें उत्तर। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं, वसा का पाचन होता है। ऑप्शन ए है पेप्सिन, बी है टाइलिन, सी है एमाइलेज और डी है लाइपेज। तो वसा का पाचन के लिए सिर्फ एक ही एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, उसका नाम है लाइपेज। तो आप याद कर लोगे बच्चों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि जीवित कोशिकाओं से बने पादप ऊतक कौन है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, ये कई बार बोर्ड में आ चुका है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो वसा का पाचन होता है किससे? लाइपेज से। अगला क्वेश्चन नंबर 19, 19वां प्रश्न है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या है? इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो 4 ऑप्शन दिए गए बच्चों। ऑप्शन ए हरित लवक, ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी स्टोमाटा, ऑप्शन सी जड़। तो आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। क्या ऑप्शन है? हरित लवक है, पत्ती है, स्टोमाटा है और जड़ है। तो बच्चों केवल पत्ता हरा रहने से थोड़ी ना होगा, केवल पत्ता होने से थोड़ी ना होगा। मान लो पत्ता हरा है कि नहीं है, और हरा है तो क्यों है? स्टोमाटा में प्रकाश संश्लेषण होता नहीं है, जड़ में प्रकाश संश्लेषण होता नहीं है, क्योंकि ये जड़ जो है भूमिगत होते हैं, भूमि के अंदर पाए जाते हैं। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या है? हरित लवक। क्यों हरित लवक होगा? क्योंकि हरी पत्तियों में हरित लवक पाए जाते हैं और इस हरित लवक में क्लोरोफिल होते हैं। तो हरित लवक में 2 प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं, एक होता है ग्रेना और दूसरा होता है स्ट्रोमा। तो हरित लवक के अंदर ग्रेना और स्ट्रोमा होता है, उसी के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो मैंने प्रकाश संश्लेषण वाले वीडियो में ये बतलाया है, आप जाकर पोषण की प्रक्रिया, पोषण का जो प्लेलिस्ट होगा उसमें आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हमेशा हरित लवक में ही होती है, क्लोरोप्लास्ट में ही होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट VVI। क्या क्वेश्चन कह रहा है? वायुमंडल में CO2 पाया जाता है, कितना प्रतिशत पाया जाता है? पहला ऑप्शन है 0.01%, दूसरा ऑप्शन है 0.05%, तीसरा ऑप्शन है 0.03%, चौथा ऑप्शन है 0.02%। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या है? 0.03%। तो बच्चों इन सभी प्रश्नों का आप अभ्यास कीजिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पार्ट 1 वीडियो आपने देखा, अगला वीडियो बहुत जल्द आपको मिलेगा। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए।